आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ये जो मॉडल पेपर है 2023 का विज्ञान का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और आपको पता है अगर बोर्ड एग्जाम में आपको फोड़ना है ना, तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत ज़रूरी है और स्पेशली 2023 का और 22 का तो करके ही जाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 में, 1817 में, 1789 में या फिर 1665 में। तो आपका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 1789 में, 1781। ये हमारा सही उत्तर हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से था, जर्मनी के एकीकरण से था, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से था या फिर फ्रांस के राष्ट्रवाद से था? जो ज्यूसेप्पे का जो संबंध था वो था इटली के एकीकरण से। किससे था बच्चों? इटली के एकीकरण से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक के नाम कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, लुई फिलिप ने कहा था या चर्चिल ने कहा था? तो आपका सही उत्तर होगा लुई फिलिप। ये किसने कहा था? लुई फिलिप ने कहा था। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में संघीय राज्यों की संख्या है 28। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो है भारत। वो कौन सा है? वो है भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आप आंसर देंगे भैया 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होते हैं? जनता, संसद, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो आपका उत्तर होगा जनता। लोकतंत्र में शक्ति का मेन स्रोत कौन होते हैं? जनता होते हैं। जनता चुनती है सरकार। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो भारत का हुआ था, है ना? धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान को बनाया गया था भारत से। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति को हम औसत आय से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? औसत आय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्रक को हम जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसको। द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवाओं को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ होता है? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और वायु मार्ग से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है समुद्री मार्ग से। ठीक। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है बच्चों? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषणीय विकास से? तो आपका उत्तर होगा सतत पोषणीय विकास से। एजेंडा 21 का संबंध है। कह रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया था, कब किया गया था? 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल में जो आती है वो आती है तरबूज। ठीक है, इस टाइप की जो भी फसल होती है वो जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आग्नेय चट्टानों में मिलता है हमारा जस्ता। क्या मिलता है? जस्ता मिलता है। ठीक है, ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन गए। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या है, देखो आपको ऑप्शन मिलेगा, चॉइस मिलेगी 4-4 नंबर के, और उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, या फिर वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। कम से कम एक पेज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये आपको बताना है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। समीक्षा करनी है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। या फिर आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि क्या होती है ये लिखोगे 2 नंबर, और वर्गीकरण करोगे तो मिलेंगे 2 नंबर। उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख करना है। कितने अधिकार होते हैं लिखोगे 2 मिलेगा, और सबके नाम लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। अगले जो प्रश्न है वो 150 शब्द में लिखने हैं। 150 शब्द का मतलब हुआ कि कम से कम आपको 2 पेज, 2-2.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्यों माना जाता है? हर साल पूछा जाता है प्रश्न, हर साल। या फिर लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां, 3 नंबर मिलेगा। भारतीय लोकतंत्र के 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है, 1.5 नंबर मिलेगा। चुनौतियों का नाम लिखोगे और उसके बारे में लिखोगे, 1.5 नंबर मिलेगा। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, 6 नंबर में यहाँ पूछा गया है। या फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ये आपको बताना है। दोनों में से कोई एक ही करना है, सारे नहीं करने हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा का टूट जाना। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर अलोह खनिज किसे कहते हैं, अलोह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, स्पष्ट कीजिए। या फिर मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर में मिलेगा आपको। ठीक, या फिर मानचित्र, मानचित्र में अब आ जाओ प्रश्न। देखो, निम्नलिखित में स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में भरना है और चिन्हों द्वारा भरना है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन हुआ, नाम लिखोगे आधा नंबर मिलेगा, और दर्शाओगे आधा नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, नाम लिखोगे आधा नंबर, और मानचित्र में दिखाओगे और आधा नंबर। वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, नाम लिखोगे आधा नंबर और दिखाओगे आधा नंबर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये हो गया। अगला जो प्रश्न है वो सिर्फ उसमें चिन्ह दिखाना है। कह रहे निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, नाम लिखना है और इस चिन्ह से दर्शा देना है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, नाम लिखना है और इस चिन्ह से दर्शाना है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, नाम लिखना है और इस चिन्ह से दर्शाना है। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, नाम लिखना है और इस चिन्ह से दर्शाना है। या फिर खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य, ठीक है, ये चिन्ह से दर्शाना है। तो इस तरीके से करना है, और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ये आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेपर है आपका। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना लें, कम से कम 2023 और 22 के सारे प्रश्नों को करके ही जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ज़्यादा रिपीट में आ रहे हैं।